हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी कॉमर्स की क्लासेज में। मैं दिनेश कुमार, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, लेक्चरर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। देखिए बेटा, अभी तक हम बिजनेस स्टडीज में जो कि लास्ट क्लास हमने देखी थी कि एक्सिलरीज ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट देखा था। पहले बिजनेस की डेफिनेशन जानी, फिर बिजनेस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में प्राइम जो कि आपने पहले देखा, इंडस्ट्रीज के टाइप देखे जो कि कंप्लीटली आपने देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर आपने कॉमर्स देखा, कॉमर्स के भी टाइप देखे, एक ट्रेड और एक एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का। देखिए आप सभी को क्लियरली ही शो है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करने का होता है। फिर उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, यानी सेकंड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्टिव जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें एक ही अगर वर्ड में बताना हो कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, तो प्रॉफिट मोटिव बोल देते हैं हम, ऑब्जेक्टिव एज ए प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज। देखिए बेटा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। और रियलिटी में जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक आप सबको पता है, जिसमें पैसे की बात आती है, हमारा यानी कि बिजनेस बढ़ता है, मनी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, उसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो सबसे पहला ही आता है कि मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं, किसी के सामने खड़े हैं, कॉम्पिटिटर के सामने खड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उस पे आपको कोई पहचान ही नहीं है, आपका बहुत छोटा सा लेवल है और वो कभी भी बंद हो सकता है, तो वो आप नहीं चाहोगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई मैं हमेशा मार्केट में स्टैंड रहूं। जैसे कि बड़े ब्रांड, जैसे मैं बात करता हूँ टाटा की, अंबानी की, रिलायंस की, जो भी जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उन सब की, जैसे हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि, इस टाइप के जो ब्रांड बन गए, तो वो क्या चाहेंगे, वो भी यही चाहेंगे कि भाई वो मार्केट में स्टैंड करें। ठीक है बेटा, आई थिंक सभी को समझ आया होगा मार्केट स्टैंडिंग का मतलब, कि वो मार्केट में अपना एक लेवल बना के रहें और उस लेवल को इंक्रीज करते रहें। सेकंड है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है बेटा टाइम टू टाइम कुछ नया लेके आना, नया यानी कि इनोवेट करना, कुछ चेंज करना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिमांड, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस। तो ये सारी क्या है कि मार्केट के अकॉर्डिंग कस्टमर क्या चाहते हैं, उसके ही बेसिस पर उनके पैशंस, उनकी वांट्स, उनकी इच्छाएं, उनके बिहेवियर, इन सब को जानते हुए हमने अपने आप को क्या करना होगा, इनोवेट करना होगा, चेंजमेंट करना होगा, जो भी हमें, हम जो कर रहे हैं उसमें चेंजमेंट करना होगा। फिर है आपके पास जो कि आपके पास प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब आप अपने आप को, जो आपका प्रोडक्ट है वो एज ए क्वालिटी, एज ए स्केल आप बढ़ाते चलोगे उसको, उसमें आप अपने आप को एक बेटर क्वालिटी के रूप में लेके जाओगे और अपनी ग्रोथ करोगे और ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करोगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी आप उसमें बढ़ाओगे। नेक्स्ट है आपके पास बेटा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फिजिकल की बात करते हैं हम, कि जो आपके पास नॉर्मली जो आपकी असेट्स है, जिसमें आपके पास फिक्स असेट्स हो जाती है, या ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें जैसे आपके लेबर एम्प्लॉइज आ गए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपके यानी कि पैसे से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे क्या है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव की, आपके पास ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, असेट्स बढ़े, आपकी संपत्ति बढ़े, बिजनेस ग्रो करे, बिजनेस का लेवल बढ़े, पहले वो लोकल रहे, फिर आपका सिंपल बने, नेशनल बने, इंटरनेशनल बने, मतलब बड़े लेवल का बिजनेस आप चाहोगे। फिर लास्ट में है कि अर्निंग प्रॉफिट, तो यानी कि प्रॉफिट भी आप चाहोगे कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट जाए, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो, बहुत सारा प्रॉफिट हो बिजनेस में। तो ये तो हो गए बेटा आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अपॉर्चुनिटीज। तो आपने इनको अच्छे से समझना है, देखना है, वीडियो को देख के जहां पर भी लगे कि भाई ये पॉइंट नहीं हुआ उसको रिमाइंड करिए, और इसमें में भी फिर भी नहीं आता तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज लिखिए और यानी व्हाट्सएप पे डालिए कि सर ये वाला पॉइंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का ये समझ नहीं आया, तो आप बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखना शुरू कर दें, पढ़ाई करना शुरू कर दें, और इनको अपनी वर्डिंग में लिखकर मेरे से चेक करवाएं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सोसाइटी के प्रति आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, यानी कि सोसाइटी क्या होती है? जहां पर आप अपनी सर्विसेज देते हो, जो पर्सन्स हैं, जो एरिया है, जो लोकेलिटी है, वो आपका सोशल ऑब्जेक्ट, सोशल सोसाइटी रहेगी। तो उसके लिए आपके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सप्लाई द डिजायर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप चाहोगे कि आप उनको जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो वो क्वालिटी का हो, उनकी क्वालिटी वाइज क्या हो, सर्विसेज हो, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी कि आप जो सामान लेते हो सोसाइटी से वो भी, और आप जो देते हो वो भी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, वो सिंपली दिया गया है कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप जहां पर काम कर रहे हो, आप जिस बिजनेस को चला रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वहां उस सोसाइटी के जो पर्सन्स हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस करते रहो और सोसाइटी के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब दीजिए, जिससे कि वो लोग, उन लोगों की इनकम बढ़े, और इनकम बढ़े तो वो भी क्या करें कि अपने लेवल को इंक्रीज करें, आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आपको अपॉर्चुनिटीज क्या करनी चाहिए? जनरेट, यानी कि क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। अगर बिजनेस करेंगे हमें जरूरत पड़ेगी लोगों की, और वो सोसाइटी के लोगों को हम रोजगार देंगे। फिर है आपकी कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो कम्युनिटी के फेवर में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई उनके अनफेवर में हो। जैसे कि नॉर्मली हम बात करें कि उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो, या फिर सोसाइटी को कोई और रिसोर्सेज को प्रॉब्लम क्रिएट करे, या फिर उनको असुविधाएं क्रिएट करे। ये सारी चीजें क्या है कि कम्युनिटी सर्विसेज है। तो कम्युनिटी सर्विस क्या होनी चाहिए? बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी के फेवर में होनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉइज वेलफेयर। जो एम्प्लॉइज आपके पास काम कर रहे हैं उनके भले के लिए आपने काम करना है, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना है, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास जो भी है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो खराब, यानी कि हम जहरीली गैस वहां पर छोड़े, पोल्यूशन बढ़ाएं, तो ऐसा ना होना चाहिए। उसको हमने क्लियर करना चाहिए, साफ करना चाहिए, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने काम करने चाहिए। तो हमारा बिजनेस इस तरह हम डिजाइन करेंगे कि ये सारे के सारे सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमारे पूरे हों, कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, कम्युनिटी को अच्छी सर्विस देंगे, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करेंगे, और हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। अदर जो ऑब्जेक्टिव हो गए कि मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस होगी, डेवलपमेंट होगा, उसको हम इंक्रीज करेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे। वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस इन एटीट्यूड उसको चेक करेंगे, उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनसे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। यानी कि जो मैनेजमेंट लेवल है उसको भी, और वर्कर लेवल है उसको भी, कि भाई आपके जो स्टाफ है वो स्टाफ क्या करे, आपसे खुश रहे, आपके लिए अच्छा काम करे, जरूरत पड़ने पर वो एक्स्ट्रा काम भी करे, और आप भी उनके डेवलपमेंट के लिए पूरा ध्यान दें। तो ये क्या होने चाहिए एक बिजनेस के नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स। हमने बात की, तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है बेटा। डिटेल में अगर हम इनको पढ़ें तो बहुत बड़ा है। मार्केट स्टैंडिंग ही एक अपने आप में एक पूरा चैप्टर होता है, इनोवेशंस भी चैप्टर है, प्रोडक्टिविटी भी, हम सप्लाई डिजायर क्वालिटी एंड गुड्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल होता है। तो कहने का मतलब हमने इनको बहुत ही शॉर्ट में समझा है। जब हमारे पास इनको बड़े लेवल पर पढ़ने का टाइम आएगा तब हम उनको पढ़ेंगे। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है।
तो प्राइमरी फेसिंग ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो ये सारे पॉइंट्स हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब हम आगे चलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा। तो देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, सिंपल में तो प्रॉफिट क्या है, तो मार्केट स्टैंडिंग मैंने बताया कि जो उसकी पोजीशन से है कॉन्टेक्ट द कंपटीटर्स जो है वो क्या करे, उसे बेटर बनाए। तो स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंडिंग हो, टर्म्स ऑफरिंग द कम्पीट द सेविंग सेटिस्फेक्शन कस्टमर एंड सर्विंग देम द देयर सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई हो और कहें कि हाँ हमें कुछ अच्छा मिल रहा है। नेक्स्ट इनोवेशन है, तो इनोवेशन मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि कुछ नया होता है, टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्यूशन करते हैं। प्रोडक्टिविटी मैंने बताया आपको कि हायर एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, फिजिकल जो कि आपके पास जितने भी टाइप्स के ह्यूमन और फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उनके बारे में, अर्निंग प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया आपके पास ये 5 पॉइंट, फिर अदर ऑब्जेक्टिव की हमने बात की। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बिजनेस को लोग करने से डरते क्यों हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत ही बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है जो कि बिजनेस रिस्क होता है। वही रिस्क बिजनेस को क्या करता है, अगर उसको अच्छे से कैलकुलेट करके उसका सॉल्यूशन कर लिया जाए तो बिजनेस बहुत टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। और अगर उसको हमने कंसिडर नहीं किया और उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके जो फैक्टर्स थे उनको फॉलो नहीं किया, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। कुछ बच्चों की पहले भी क्वेरी आई थी कि सर बिजनेस रिस्क को कंप्लीट करें, तो यहाँ पर हम बिजनेस रिस्क को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। बिजनेस रिस्क क्या है, देखिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं, बिजनेस का रिस्क का मतलब क्या होता है। बिजनेस रिस्क रेफर टू पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इन एक्यूरेट प्रॉफिट और events suffering due to happening of an event the suffering of a loss। देखिए बेटा सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो देखिए नीचे दिया गया है कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट्स पॉसिबिलिटी टू सम अनफेवरेबल occurrence, या फिर रिस्क में भी डिफाइंड द अनसर्टेनिटी रिगार्ड्स टू कॉस्ट लॉस और डैमेज। देखिए कहने का मतलब क्या होगा बेटा कि रिस्क का मतलब ही यही है कि वो पॉसिबिलिटी होती है कुछ अच्छा ना होने, कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, और ऐसा हो गया तो हम क्या करें। तो वो रिस्क क्या है कि हमें किसी चीज की हमने पैसे लगाए, वो पैसे डूब गए तो अच्छे से हम नहीं मैनेज कर पाए, तो जो पॉसिबिलिटी होती है ना अनफेवरेबल ऑक्यूरेंस, यानी कि जो मौका है वो हम हमारा फेवरेबल ना होके अनफेवरेबल हो जाए, तो वो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो लापरवाही भी हो सकती है या फिर कुछ और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। देखेंगे अभी बहुत सारे फैक्टर आएंगे कि रिस्क जो बिजनेस रिस्क है उसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। इसमें हमारे पास पैसे का रिस्क भी आएगा, कॉस्ट की भी आएगी, लेबर का भी आएगा, एम्प्लॉइज का भी आएगा, फैशन भी आएगा, नेचुरल रिस्क भी आएंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि रिस्क जो होता है वो दोनों टाइप से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए राइज टू बिजनेस ड्यू टू बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल रिस्क अराइज टू फैक्टर एग्जिस्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की बात हो रही है, लाइक डिसऑनेस्टी इन competency, lack of motivations of employees, short circuits, landing fire, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए बेटा कितने पॉइंट हमें मिले यहाँ पर, इन पॉइंट्स के बेस पे कि भाई हमारी क्या होगी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर की बात है कि भाई ऑनेस्ट नहीं है, जो भी पर्संस काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम ना करें तो जाहिर सी बात है लॉस होना संभव हो जाता है। इनकैपरेंसी हो, यानी कि उनके बीच में जो विश्वसनीयता है, विश्वास है वो ना हो एक दूसरे पर, जो कि जो फेथ करते हैं वो उनका प्रॉपरली ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉइज है उनको मोटिवेशन ही नहीं है, वो काम करने में एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं, वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं, उनके दिली इच्छा से नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनको जो जो काम किया जा रहा है वो बड़े ही परेशान होके कर रहे हैं, खुश होके नहीं कर रहे, यानी कि मोटिवेट की कमी है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है।
यानी कि वो एक खुश होके और अपने अपना काम मान के बहुत कम यानी कि अच्छी एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कहने का मतलब लापरवाही की वजह से आग लग जाए, या फिर हम कोई पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और भी जो फैक्टर डिपेंड करते हैं, कॉस्ट क्या है वो ज़्यादा जा रही है, और पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कहने का मतलब जो पैसे आ रहे हैं और जिनको लगा रहे हैं हम, वो कंट्रोल हमारा बेटर नहीं है, कि हमने ज़्यादा पैसे लगा दिए और आउटपुट बहुत कम मिल रहा है उसके लिए, और वेस्ट कर दिया। तो ये सारे क्या है, रिस्क है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क क्या है, जो बिजनेस के बाहर है। देखिए जो फैक्टर्स हमें इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, और आगे भी इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी क्या मतलब हुआ बेटा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया जैसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। आप सबको पता है कि भाई हर 5 ईयर में इलेक्शन होने पड़ते हैं बेटा, इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शंस के टाइम में, इलेक्शंस के बाद जो पहले जो रूलिंग पार्टी थी, यानी कि जो रूल बना के रूल कर यानी कि काम कर रही थी, वो चेंज हो जाती है। तो वो अपने अकॉर्डिंग दूसरी जो पार्टी आती है, दूसरे जो पर्सन आते हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो अथॉरिटी, तो वो क्या करते हैं, अपने रूल्स बनवाते हैं। तो इस वजह से क्या हो सकता है, रिस्क है कि भाई आज हम कोई काम करें और कल कोई गवर्नमेंट आए, वो क्या कर दे जाए, वो हमारे इस बिजनेस को इलीगल बना दिया जाए, या फिर हमारे बिजनेस को खत्म करने के लिए, या जो भी रीजन हो, तो हमें रिस्क रहता है। ये क्या है, आउटसाइडर है, यानी कि एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर है। फिर कोई जैसे नेचुरल आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप वगैरह आ जाए, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है। कंपटीशन बढ़ जाए कि हमने अपना बिजनेस शुरू किया, कोई बहुत हायर लेवल की बड़ी कंपनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आ गई, जैसे कि आप सब जानते हो कि टेलीकॉम कंपनी में जो जियो ने आया, और जियो ने आके दूसरी कंपनीज को क्या कर दिया, टैक्स नेस कर दिया, तो कंपटीशन बढ़ा दिया गया। चेंजिंग फैशन, फैशन में चेंज आ जाए, जैसे आप देखते हो कि आजकल फैशन का टाइम है, नए नए यानी कि कोई पुराना कोई प्रोडक्ट था, आप देख रहे हो बेटा कि पुरानी कोई टेक्नोलॉजी से काम हो रहा था, जैसे चेंजमेंट बहुत फास्ट हुआ है, चाहे वो व्हीकल्स हो या फिर कोई भी चीजें हो, घर बनाना हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, यहाँ तक कि आपका फोन ही देख लीजिए, कि जैसे ही आपकी नई एक अपग्रेड टेक्नोलॉजी आती है, फैशन चेंज होता है, आप फैशनेबल होते हो। पहले आप सबको पता है कि मोबाइल फोन नहीं होते थे जब आपका जन्म हुआ था, तो उस टाइम की बातें हैं, या उससे पहले की भी हम अगर बात करें, तो जो लैंडलाइन फोन होते थे उठाने वाले, उनसे बात करते थे। फैशन थोड़ा चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल फोन आया, कीपैड का आया, फिर टच का आया, अब आजकल स्मार्टफोन आने लग गए, और बहुत ही अट्रैक्टिव, यानी कि क्या है कि पर्सन्स क्या है कि क्वालिटी के साथ साथ फैशन की तरफ भी जा रहे हैं। क्लोथ्स की बात देख लीजिए या कोई भी पॉइंट देखिए, तो ये क्या है कि चेंज, फैशन चेंज हो गया। आपने बहुत सारी यूनिट बनाई, मान लीजिए आपने आज कोई 5 लाख यूनिट बना दिया, आपने सोचा पूरे साल हम सेल करेंगे उसको, और पता चलता है 1 महीने के बाद ही वो आउट फैशन हो गया, अब उसको कोई लेना नहीं चाह रहा, नए फैशन आ गए हैं, तो उन फैशन में वो काम कर रहे हैं, नए मॉडल्स आ गए, तो ये क्या है बेटा, आपके लिए लॉस का काम करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट मैंने बताया कि अब हम इनको जानते कैसे हैं, जो डिफरेंट चीज है रिस्क का, वो हम देखते हैं। इसको बोला जाता है बेटा कि जो हमारे पास प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, वो ध्यान से देखिए। सिंपली आपको बताया गया है कि द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क विच इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस इज नॉन इज प्योर रिस्क। यानी कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि भाई कितना इसमें लॉस होने की चांसेस और लॉस ना होने के चांसेस कितने हैं, तो उसको हम प्योर रिस्क कहते हैं। स्पेकुलेटिव क्या होती है बेटा कि हमारे पास दोनों चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल पॉसिबिलिटी एज लॉस, स्पेकुलेटिव रिस्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई प्योर रिस्क का मतलब क्या है कि आप कभी भी आपने कोई काम नहीं किया, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपने जंप करना है, ये बिल्डिंग है आपके पास, आपको जंप करना है,
और जंप करोगे तो आपको 1000 रुपीज का क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो आप लोग सोचते हो कि चलो ठीक है, तो कुछ पर्सन देखते हैं कि भाई मैं वहां से गिरूंगा तो 100% मेरा पैर टूटेगा ही टूटेगा। तो उस केस में क्या है कि वो क्या है कि उसको पॉसिबिलिटी लग रही है केवल लॉस की, प्योर जो रिस्क है उसमें कि भाई मैं आज तक जंप नहीं किया, मुझे जंप करना नहीं आता, मैं एज ए प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मेरा क्या होगा कि पैर टूटेगा या कहीं और भी चोट लग सकती है, सर पे लग सकती है, मैं मर भी सकता हूँ। तो उस केस में क्या है, वो प्योर रिस्क है। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है कि आपको पता है कि आप पहले भी जंप किए हुए हो और आपको लगता है कि भाई मैं सेफली अगर कर गया तो मुझे बढ़िया प्राइज मिल जाएगा, और अगर नहीं कर पाया तो वो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा डैमेज हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कई बार क्या होते हैं कि श्योर होते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, इसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो वो तो होता है प्योर रिस्क। और स्पेकुलेटिव क्या होता है कि उसमें हम चांसेस देखते हैं कि भाई हो सकता है कि हम इसको कम कर भी जाए और इसको नहीं भी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 10th में जैसे आपके पास कोई सब्जेक्ट था उसमें आप काफी डाउन थे और आपको कहे कि भाई क्या आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप कहोगे नहीं आ सकते। तो वो क्या है बेटा, प्योर रिस्क, कि आपको पता है कि भाई मैं कितना भी करूं मेरे 100 नंबर नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं कट सकता है 1-2 नंबर। लेकिन इसमें क्या है कि आप क्या मान के चलते हो, आपने जब फुल मेहनत किया और आपने पहले भी कई बार उसी सब्जेक्ट में मार्क्स ले लिए हैं फुल, तो आपको चांस देता है कि फुल मार्क्स आ भी सकते हैं और 1-2 नंबर कट भी सकते हैं कहीं मिस्टेक हो। तो ये था बेटा आपके पास प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क का डिफरेंस। फैक्टर क्या है कि इसमें फैक्टर क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। तो इन वजह से क्या हो सकता है प्योर रिस्क, भाई आग लग गई, आग लगने से क्या होगा आपको पता है सिंपली लॉस होना है, उससे कोई बचाव नहीं है। कोई चोरी करके ले गया, स्ट्राइक कर दी, ऑर्डर पूरा ही नहीं हो पाया, तो ये क्या है, प्योर रिस्क है। इफेक्ट क्या होगा इनसे, प्योर रिस्क में भी रिजल्ट लॉस, क्या बनेगा, लॉस बनेगा। तो इनमें हम क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ लॉस जनरेट ऑफ गेन, यानी कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे हम यानी कि इस रिस्क को, प्योर रिस्क को खत्म किया जाए, मिनिमाइज किया जाए और उसको प्रॉफिट में इंस्टेंट यानी कि चेंज करा जा सके। अब हम बात करते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। तो क्या होता है कि द की फैक्टर इंक्लूड द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस, चेंज इन प्रेफरेंस एंड टेस्ट ऑफ बायर। ये बेटा देखिए 3 पॉइंट बताएं। डिमांड क्या होती है, डिमांड होता है मांगना, सप्लाई होती है उस चीज को पहुंचाना। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पर गए, आपने उनसे क्या मांगा कि आपने कहा कि भाई मुझे एक ये शैम्पू दे दो, तो वो शैम्पू आपने मांगा तो आपके लिए क्या हुई, डिमांड हुई। तो अगर वो शैम्पू उसके पास है तो उसकी सप्लाई आ चुकी है। तो अगर उसी चीज की ज्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, मैंगोज जो हैं वो फेवरेट रहेंगे। कुछ लोग मैंगोज को डायरेक्ट यूज करते हैं, कुछ उसका शेक बनाते हैं, कुछ सेतु वगैरह बना के, यानी कि जो भी है वो यूज करते हैं कि भाई चलो मैंगो है, फ्रूट्स है, हम यूज करेंगे इनको। तो क्या है कि मैंगो की जो डिमांड अब आने लग जाएगी मार्केट में, तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो किसान है वो उस सामान को पहुंचाएंगे और सप्लाई होगी। जैसे आप नॉर्मली हम बात करते हैं, जो भी आप घर में प्रोडक्ट लाते हो तो उस चीज की जैसे ही आपकी जरूरत होती है तो आप जाके डिमांड करते हो, मांगते हो तो हो सके ना भी मिले तो ना मिले तो सप्लाई नहीं हुई। सप्लाई का मतलब वो सामान वहां तक पहुंचाना, जो कि कौन होता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं बेटा, जो सामान को बनाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स और फूड जो सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स होती है या अनाज होते हैं, किसान उगाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, यानी कि मार्केट में जो मार्केट मीडिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फिर में हमने देखा कि फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस में फ्लक्चुएशंस होता रहता है, कभी प्राइस ऊपर कभी नीचे। कई बार आप देखते हो कि ये सब्जियां क्या है कि बहुत ज्यादा रेट हो जाती है। जैसे आपने देखा कि कई बार अनियन 50 100 रुपए किलो हो जाती है, कई बार वो 5-7 रुपए किलो हो जाती है। ऐसे ही टमाटर हो गए या कोई और सब्जियां हो गई या कुछ और प्रोडक्ट हो गए। तो फ्लक्चुएट का मतलब होता है बेटा अप डाउन, यानी कभी अप कभी डाउन, इसको बोलते हैं हम फ्लक्चुएट, कि भाई फ्लक्चुएशन चल रहा है। तो उस वजह से हो सकता है कि आप एस्टिमेट लगा लो कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतने में बिकेगा, लेकिन उसका प्राइस उस टाइम जितना आ जाए, तो वो क्या होता है, रिस्क को, स्पेकुलेटिव रिस्क के काम। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपके पास प्रेफरेंस, यानी कि चेंज इन प्रेफरेंस इन टेस्ट। भाई फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, गर्मी हो गई, हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक प्रेफरेंस देते हैं वो क्या करते हैं कि भाई कोक हमें चाहिए, कोक।
कि कोक हमें चाहिए, तो कोक के लिए वो क्या करते हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस क्या होती है, कोक, तो कोक को डिमांड करेंगे। कई बार क्या होता है, कोक उनको अच्छी नहीं लगती, भाई उनके मन से उतर जाती है। हमारे देखते हैं ना कि कई बार कोई प्रोडक्ट हमें बहुत ही फेवरेट होता है और अगर हम उसका कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फेवरेट ना रख के वो हेट में बदल जाता है, यानी कि उससे घृणा होने लग जाती है, हम नहीं लेते। तो जैसे ही कई बार क्या होता है कि पब्लिक का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता है, बायर्स का जो खरीदने वाले होते हैं, तो उस वजह से भी हमें क्या होने की चांसेस हो जाते हैं, लॉस। तो ये क्या है, चांसेस होते हैं, इनमें चांसेस होते हैं, हो भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, इफेक्ट क्या होता है, मार्केट कंडीशंस फेवरेबल लीड टू द अनफेवरेबल कंडीशन लीड टू लॉसेस, तो यानी कि ये फेवरेबल से अनफेवरेबल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने जाना। इसके आगे देखिए कि हम बिजनेस रिस्क को, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क देखेंगे, जो अभी अभी हमने पढ़ा है इसको। फिर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की हम बात करेंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, इस रिस्क को हम क्या करते हैं, चार कैटेगरी में बांटते हैं कि अराइज टू अनसर्टेनिटी। देखिए बिजनेस रिस्क अराइज टू अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी की वजह से आता है, ये इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का एक अंदर का एक पार्ट होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड टू अपॉन द नेचर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, छोटे बिजनेस में कम रिस्क होगा और बड़े बिजनेस में ज्यादा रिस्क होगा। प्रॉफिट्स अवार्ड्स टू रिस्क बेयरिंग, जो प्रॉफिट्स है तो उस प्रॉफिट अगर अच्छा होता है तो उसको हम रिस्क बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि रिस्क बेयर करके हम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, तो इनको आपने क्या करना है, देखना है, पढ़ना है। उसके बाद काजिज ऑफ बिजनेस रिस्क आएंगे कि कौन कौन से केस होते हैं, इन केसेस को हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती है वो कैसे होती है। तो ये जो काम है हमारा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने अभी तक क्या करना है, केवल केवल जानना है कि बिजनेस रिस्क क्या है, और उससे पहले हम बात करेंगे कि यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके पास प्रॉफिट मोटिव मल्टीपल का, देन उसके बाद जो आपके पास कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, और बिजनेस रिस्क में प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको देखना है और पढ़ना है, अपने वर्डिंग में लिखना है, मेरे से चेक करवाना है। जिस भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करवाएगा, वो दोबारा से मेरे पास कॉल करेगा, मैसेज करेगा और बताएगा कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे इसको दोबारा से बताइए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़िए, सेफ रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।